हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को कवर किया था और बायो-सेवर्ट्स लॉ के हेल्प से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना भी सीखा था। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन। नंबर फर्स्ट जो एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का वो है मैग्नेटिक फील्ड ठीक ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास है मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, जिसका नाम है ए बी। तो एक वायर ले लिया आपने जिसका नाम क्या है ए बी। चलिए इसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आपके पास एक पॉइंट पी है। क्लियर? इस पॉइंट पी पर आपको पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तो अपने पास तो बायो-सेवर्ट लॉ है और वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है, पूरे वायर के लिए वैलिड नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेंगे, छोटा सा यहाँ पर इस जगह करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया मैंने डी एल। ठीक है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है आई, तो आई इंटू डी एल को बोलते हैं स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। तो आई डी एल वेक्टर हो गया ये। डायरेक्शन इसकी करंट की डायरेक्शन में होती है, इसलिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा दी मैंने, इसका एरो बना दिया। ठीक है, छोटा सा आपका कंडक्टर हो गया ये। अब इस कंडक्टर से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली ए है। क्लियर? यहाँ पर एंगल थीटा मान लिया और यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट ओ मान लिया मैंने, और उससे जो हमारा करंट एलिमेंट है इसका नाम मान लेते हैं एम एन। ठीक है, तो ये एल दूरी पर मैंने मान लिया, ओ पॉइंट से एल दूरी पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट था एम एन। तो ओ से एम और ओ से एन लगभग एल ही रहेगा, क्योंकि एम एन के एम से एन की दूरी बहुत कम है। तो ओ एम और ओ एन ऑलमोस्ट बराबर होंगे। वो किसके बराबर होंगे? एल के बराबर होंगे। क्लियर है भाई? चलिए तो आगे देखते हैं। अगर हम स्मॉल करंट एलिमेंट को यहाँ पे बना ले सेपरेटली अलग से, तो ये अपने पास स्मॉल करंट एलिमेंट होगा आई डी एल। क्लियर है भाई? इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो कि स्मॉल ए डिस्टेंस है, यहाँ पर एंगल थीटा मान लिया मैंने। तो बाई बायो-सेवर्ट लॉ अगर हम करते हैं, बाई बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू आइडियल वेक्टर, तो वो हो जाएगी आपकी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन में हो गया आर स्क्वायर। अब देखिए आर तो ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये डिस्टेंस अपने पास क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर लिख दिया, डिस्टेंस ए है। तो अब इसको इंटीग्रेट डायरेक्शन देख लेते हैं पहले, इसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है। तो ये आएगा डायरेक्टेड along inwards to the plane of paper। कैसे? हम लास्ट टाइम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को, तो आइए देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकाली है मैंने।
डायरेक्शन निकालने का जो तरीका था उसको मैंने आपको बताया था कि डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है। या फिर आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लीजिए। जिस तरफ करंट फ्लो करता है तो करंट ऊपर की तरफ है तो थंब कर रहे हैं, जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ फिंगर्स कर देनी है। तो पाम क्या होता है, हथेली आपको बता दी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हथेली बता रही है कि अंदर की तरफ है, व्हाइट बोर्ड से अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से, ठीक है। राइट हैंड रूल से अगर हम करते हैं तो इस तरह से भी करें तो ठीक है, अंदर की तरफ है। तो इनवर्ड्स तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी इस तरह से क्रॉस अंदर की तरफ, ठीक है भाई, अंदर की तरफ आ गई। सभी डीएल जो आएंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, सीधे कर देंगे इसको इंटीग्रेट, अपना आंसर आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट जब हम इसे कर रहे होंगे तो हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हैं। एक तो वेरिएबल है थीटा, थीटा बढ़ेगा घटेगा, जैसे आप डीएल को शिफ्ट करोगे ऊपर नीचे थीटा की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, और ए की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। इस एल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वेरिएबल बहुत सारे हैं, इन सभी वेरिएबल्स को हम एक ही फॉर्म में तोड़ देते हैं, और वो हम तोड़ेंगे इस जगह पर। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल फाई, ठीक है। तो हम सभी वेरिएबल्स को फाई वेरिएबल के फॉर्म में तोड़ने वाले हैं। अब कैसे करना है वो देख लीजिए। ट्रायंगल आप ले लीजिए पहले यहाँ पर ओ एम पी। ओ एम पी ट्रायंगल में देखें तो थीटा प्लस फाई मिलाकर 90 है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस फाई, तो आपका साइन थीटा आ जाएगा साइन 90 माइनस फाई, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर ए कर लीजिए पुट। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है भाई। और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगर इसमें हम कॉस फाई की वैल्यू देखें, अगेन अगर कॉस फाई देखा जाए तो कॉस फाई आपका आ जाएगा आर अपॉन में ए। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन में ए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर अपॉन में कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भाई ए भी आ गया अपने पास, इसको इरेज कर दिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं तो अब क्या आएगा। तो ए हो गया और थीटा हो गया, अब बचा सिर्फ एल, जिसको हमें फाई के टर्म्स में तोड़ना है। तो अगर हम देखें इसी ट्रायंगल में अगर टेन फाई करेंगे तो टेन फाई आ जाएगा आपका एल अपॉन में ए, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाई, टेन फाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, और 1 अपन ए तो कॉन्स्ट, सॉरी ए नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पे, एल बाई आर आएगा, है ना। और आर क्या आपका, आर तो कांस्टेंट है, और एल का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हो जाएगा डी एल अपॉन में डी फाई। तो 1 बाई आर इस तरह से जाएगा, ठीक है, डी एल अपॉन में डी फाई, ये आ जाएगा आपका 1 बाई आर। क्लियर है भाई। तो यहाँ से अगर हम देखें डी एल की वैल्यू, तो डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एल की वैल्यू आ जाएगी आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसे कर दीजिए इरेज। अभी क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड। जितने वेरिएबल थे मैंने तीनों वेरिएबल्स को फाई के टर्म्स में तोड़ दिया। पुटिंग इन ए कर लेते हैं, पुटिंग इन ए, इक्वेशन नंबर ए। तो वहाँ से अगर हम देखें तो डी भी आ रहा था अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू ये रही आपके सामने, आई डी एल था तो डी एल की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पे क्या था साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है कॉस फाई, वो भी पुट कर दी। अपॉन में ए की वैल्यू क्या है भाई, आर अपॉन में कॉस फाई, तो उसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर पुट कर दिया। सारी वैल्यूज पुट करने पर डीबी की वैल्यू ये आ गई आपके सामने, ठीक है। अब देखिए डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो डीबी जो आएगा अपना वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर सेक स्क्वायर फाई मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, फिर एक और कॉस फाई है, और फिर डी फाई है, और अपॉन में क्या है भाई आर स्क्वायर, और आई है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो डी भी आपको कुल मिला के आ गया फाइनली म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर और कॉस फाई
डी वाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास जो डी वी आ गया वो। ठीक है भाई, अभी तो डी वी निकला है, अभी हमको पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, इस फिगर में मैंने क्या किया, इस एंड को मिला दिया और इस एंड को भी मिला दिया पॉइंट पी से, और ऊपर वाले एंगल को मान लिया फाई 1, नीचे वाले पूरे एंगल को मान लिया फाई 2। क्लियर है, इस तरह से। तो फाई 1 फाई 2। अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 और डी वी। अच्छा, डी वी का जो आएगा वैल्यू वो ऊपर आपके सामने लिखी हुई है। तो डी वी की वैल्यू क्या है भाई, डी वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आप 4 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ कॉस फाई डी फाई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है सीधे साइन फाई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। कॉस फाई का प्लस साइन फाई होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिगर की। तो अब आपके सामने जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर, और मल्टीप्लाई अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस फाई 1 में से माइनस आ जाएगा बाहर, तो साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 आपका नेट फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, जो नेट आंसर आपके पास आएगा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली बाई बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्लियर है भाई, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, अभी जो एंगल हमने लिए थे, ध्यान रखें आप, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, इस जगह से मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, यहाँ से एक एंगल मेजर किया था हमने, यहाँ से एक एंगल मेजर किया था। ठीक है भाई, ना? तो नीचे वाला जो एंगल था ये था फाई 1, ऊपर वाला जो एंगल था ये था फाई 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एंगल मेजर कर लेते हैं अल्फा, और यहाँ पर मेजर कर लेते हैं बीटा, तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में जो फॉर्मूला आएगा अपने पास, किसके टर्म्स में, अल्फा और बीटा के टर्म्स में जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने बीटा मेजर कर लिया, यहाँ पर अल्फा मेजर कर लिया। तो अब ध्यान से देखें तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस बीटा, और फाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला तो हो ही गया आपके पास, एक फॉर्मूला आपके पास है ही, लेकिन कभी कभी एंगल आपको यहाँ दे देगा, तो इन एंगल्स के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो बहुत इजीली फॉर्मूला। या तो आप इस एंगल को निकाल लेना, अगर ये एंगल दिया है मान लीजिए 30, तो यहाँ 90 बनेगा, 60 आ जाएगा, फाई 2 अपने आप इसी में पुट कर देना। या फिर हम देखें तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस अल्फा, और फाई 2 इज इक्वल टू क्या है भाई, 90 माइनस बीटा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर, 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा की जो वैल्यू हो जाएंगी वो जाएगी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये भी फॉर्मूला है आपके पास, ये भी फॉर्मूला है। तो जैसे एंगल दे रखे हो वैसे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आप याद ना करें, ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। अगर ये एंगल दिया है तो अब ये निकाल सकते हो इसलिए, और इसी में पुट कर दोगे। ठीक है, अब कर लेते हैं इसी के स्पेशल केस, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। स्पेशल केसेस, अच्छा स्पेशल केसेस क्या है, इसके स्ट्रेट वायर के लिए हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास जो वायर है उस वायर के मिड पॉइंट से आर दूरी पर, तो वायर के बिल्कुल मिड से आर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट पी था,
यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से भी इसको मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एंगल आपने फाई मान लिया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, फाई एंगल आएगा, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर साइन फाई 1 भी फाई हो गया और फाई 2 भी कितना हो गया, फाई, दोनों एंगल फाई हो गए। तो साइन फाई और साइन फाई तो आंसर क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर 2 साइन फाई। ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ही है, बस दोनों एंगल क्या है इसमें सेम है और करंट क्या है भैया, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन हो गई इनवर्ड्स। इस केस में डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड्स आ जाएगी। आप राइट हैंड पाम रूल से कर लेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब और पॉइंट्स की तरफ उंगलियां, तो हथेली क्या बता देगी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। अब नंबर सेकंड केस देख लीजिए। इसी में नंबर सेकंड केस में क्या है, अगर पॉइंट किसी एक एंड के पास हो, पॉइंट क्या हो भाई, किसी एक एंड के पास दे रखा हो आपको, चलिए मान लेते हैं पॉइंट कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपको दे रखा है आर दूरी पर और ये एंगल बन रहा है मान लीजिए आपका फाई, ठीक है भाई। तो आप ध्यान से देखें, अगर ये करंट हो गया इसमें आई है ना, ऐसे करिए ऊपर ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं, ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी ले लो वैसे आप, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट आर दूरी पर, ये इस तरह से मैंने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पर एंगल बन रहा है फाई। तो आपको देखें ध्यान से, तो फाई 1 क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, और फाई 2 क्या आएगा भाई, फाई 2 इसमें आ जाएगा 0 डिग्री। फाई 2 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सेम ही लाइन पे आ गया है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है इस वायर में। और अगर आप नीचे लेते हो पॉइंट, या फिर ऐसे भी ले सकते हो ना, इस तरह से नीचे अगर हम पॉइंट ले लें इस जगह पे, यहाँ पे फाई मान लेंगे आर दूरी पर, करंट इसमें क्या मान लेंगे भाई, आई फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो फाई 2 है वो हो जाएगा फाई, और फाई 1 क्या हो जाएगा भाई 0। तो इन दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर साइन फाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 केस कवर हो गए। अब देखते हैं थर्ड केस स्पेशल क्या आएगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए थर्ड केस देख लेते हैं, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट अगर हम लेते हैं वायर की लेंथ को, मान लीजिए आपके पास ये वायर है और इसकी लेंथ आपने क्या ले लिया भैया, इसकी लेंथ को आपने ले लिया इनफाइनाइट, और ये बोथ साइड से इनफाइनाइट है। बोथ साइड से इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है समझ लें आप पहले, इधर से ये इनफाइनाइट है, इधर से भी ये इनफाइनाइट है। पॉइंट आपको दे रखा था बीच में कहीं, और उसके दोनों तरफ से जो एंड्स हैं वो इनफाइनाइट दूरी पर है। पॉइंट यहाँ पे कहीं आपके पास पॉइंट पी, ठीक है। तो इस केस में जो फाई 1 एंगल बनेगा, जो फाई 2 एंगल बनेगा, वो ऑलमोस्ट क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। जितना ही आप दूर जाते होगे, देखिए जितना ही आप, मान लीजिए ये एंड था आपके पास है ना, तो और ऊपर जाएंगे तो और बड़ा होगा एंगल, और बड़ा होगा, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट, देखिए पहले एंगल छोटा था, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो एंगल क्या बन जाएगा, लगभग 90 डिग्री, बड़ा होते होते 90 डिग्री बन जाएगा एंगल, है ना। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में जो फॉर्मूला आएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर साइन 90 प्लस साइन 90, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू
2। तो जो आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में 2 आई अपॉन में आर। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर है? म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई आर। ये इन्फिनाइट वायर लेंथ और पॉइंट के दोनों तरफ जो एंड्स हैं वो इन्फिनाइट दूरी पर है। जैसे पॉइंट यहाँ पर है तो इधर भी एंड इन्फिनाइट पे, इधर भी एंड इन्फिनाइट पे है। ठीक है? इसका जो अगला केस है ना, उसमें इन्फिनाइट करंट कैरी कंडक्टर है ना, बट पॉइंट लाइज एट वन एंड। ठीक है भाई, किसी एक एंड पे है पॉइंट। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लें आप एक बार जरा। एक एंड पे पॉइंट होने का मतलब होता है पॉइंट एक एंड के सामने है और दूसरा एंड उससे इन्फिनाइट दूरी पर है। जैसे इधर इन्फिनाइट दूरी ले ली मैंने, या फिर ऐसे भी ले सकते हो आप, इधर इन्फिनाइट दूरी ले ली। ठीक है भाई, या तो पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है इस जगह, ये नहीं लेना, इन्फिनाइट डिस्टेंस है ये आर दूरी पर, या फिर पॉइंट यहाँ पर है आर दूरी पर पॉइंट पी। तो ये वाला एंड इन्फिनाइट दूरी पर एक एंड के सामने, दूसरा एंड उससे इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों ही केसेस में जो फॉर्मूला आएगा, देखिए यहाँ पर जो एंगल φ1 आएगा, φ1 0 हो जाएगा और φ2 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, φ1 90 हो जाएगा और φ2 क्या हो जाएगा 0। दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू 1 आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर आपके पास आंसर आ जाएगा, आधी मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। क्लियर है भाई? सारे केसेस हो गए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है आपको, नोट में लिख लें। इफ पॉइंट lies on the current carrying wire ठीक है itself or along its axis, then net magnetic field at that point is 0. Point is 0. ठीक है भाई, 0 आएगी वहाँ पे फील्ड, b इक्वल टू 0। किस तरह से कह रहा है पहले समझ लें। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, तो पॉइंट जो है आपका मान लीजिए p, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और जो आपका पॉइंट p है ये तो वायर पे हो, या फिर इस तरह से हो, जैसे ये अपने पास वायर है, ठीक है, और पॉइंट सामने कहीं यहाँ पर हो, बिल्कुल इस जगह पे सामने, इसके एक्सिस पर लाई करता हो ना, ऐसा। तो इन दोनों ही केसेस में जो पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। तो ये बताना चाह रहा था इसमें ये कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। क्लियर है भाई? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल थी सारी हमने निकाल दी। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्शन, ठीक है, वो करते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, कौन सा करते हैं, राइट हैंड पाम रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन by of for finding direction of magnetic field B due to a straight current carrying conductor
राइट हैंड palm rule is used. राइट हैंड palm rule is used. एक बार समझने से कैसे बता चुका हूँ पहले में। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो करता है इस तरह से, ठीक है, और आपने पॉइंट मान लीजिए यहाँ मान लिया इस जगह पे, ये P। तो करना क्या आपको, राइट हैंड से जिस तरफ करंट है, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा थंब, करंट डायरेक्शन थंब दिखाएगी, ठीक है, और जो पॉइंट है फिंगर्स हो जाएंगी पॉइंट्स की तरफ, तो जो पाम है वो बता देगी मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए इस तरह से, तो अगर ये थंब कर दें हम करंट डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ कर दें फिंगर्स, तो जो हथेली आ रही है, हथेली किस तरफ आ रही है, अंदर। जैसे मान लीजिए हथेली आपकी इस तरह से है तो ये दिखाएगी बाहर की तरफ डायरेक्शन, हथेली इस तरह से तो ऊपर की तरफ, इस तरह से तो अंदर की तरफ, और इस तरह से तो नीचे की तरफ। तो अभी डायरेक्शन कैसी आएगी भाई, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्स, अंदर की ओर। यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लें अगर हम, चलिए मान लेते हैं ऐसा है वायर और करंट आपका पॉइंट आपका क्या है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर मान लिया, ठीक है। देखिए कैसा है डायरेक्शन, तो राइट हैंड से पॉइंट की तरफ उंगलियां कर दी मैंने, जिस तरफ पॉइंट P है उस तरफ क्या करना है आपको, फिंगर्स कर देनी है, और करंट डायरेक्शन में कर देना है थंब। तो पाम क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड। आउटवर्ड को बनाते हैं पॉइंट से, तो इस तरह से आउटवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। तो इस तरह से आप राइट हैंड पाम रूल के हेल्प से निकाल सकते हो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग के आसपास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बायो सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन दूसरा, उसमें हम करेंगे किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर, सेंटर पर और सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।